अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ गुलाम मुर्तज़ा लोची और एक नई वीडियो के साथ जिसका मतलब जो है आजकल हमारे यहाँ जो वो मिड टर्म एग्ज़ाम्स वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस हवाले से जो है कुछ स्टूडेंट की क्वेरीज थी। और जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें ख़ास तौर पे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि किस तरह से मिड आ सकते हैं या कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्टरी वो चीज़ें बताऊँगा जो किस तरह से मिड किया जा सकता है और किस टाइप के सवाल मिड के अंदर आ सकते हैं, आज उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि ख़ास तौर पे जो भी मिड होते हैं उन मिड्स के अंदर हमेशा 20 मार्क्स होती हैं जितने भी, क्योंकि हमारे यहाँ HEC के रूल के मुताबिक आपके जो थ्योरी है, थ्योरी के 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा प्रैक्टिकल के भी 100 मार्क्स होती हैं। तो ये 100 मार्क्स डिवाइडेड होती हैं, ख़ासतौर पे बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर जो है वो बहुत सी चीज़ें डिवाइड की जाती हैं और वो मार्क्स जो है आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट के लिए हिस्सों में डिवाइड होकर फाइनल एग्ज़ाम तक वो मार्क्स काउंट होती है। जैसे फॉर सपोज अगर थ्योरी है तो थ्योरी में हमेशा 60 मार्क्स का जो फाइनल पेपर होता है वो हमेशा 60 मार्क्स का होता है। और उसके अलावा जो बाकी 40 मार्क्स होती हैं थ्योरी के अंदर, उसमें 10 मार्क्स जो है अटेंडेंस की होती हैं और उसके अलावा अटेंडेंस के बाद 20 मार्क्स का मिड होता है और उसके अलावा बाकी 10 मार्क्स वो असाइनमेंट की होती हैं। ठीक है, 20 मार्क्स का मिड हो गया और उसके अलावा 10 मार्क्स असाइनमेंट की, ये टोटल 100 मार्क्स हो जाती हैं थ्योरी की। तो इस सेंस में बाकी जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में 80 मार्क्स की वाइवा सी होती है और 10 मार्क्स प्रैक्टिकल की होती हैं और 10 मार्क्स जो है वो अटेंडेंस की होती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के हवाले, थ्योरी के हवाले से मिड टर्म एग्जाम में। देखें, मिड जो होता है वो अक्सर जब आधा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आधा सेमेस्टर गुजर जाता है, तो उस कंडीशन में मिड रखा जाता है और मिड के अंदर जो है वो टोटल मार्क्स 20 होती हैं। अब ये टीचर पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट की नौयत पे डिपेंड करता है कि किस टाइप के उसमें से सवाल बन सकते हैं। जैसे अभी ये मेरे सामने एक एनाटॉमी का मिड है। अब उसमें सबसे पहले तो ऊपर ऊपर आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ होता है नेम और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर। ये दो चीज़ें अहम होती हैं कि फॉर सपोज मेरा जो नाम होगा वह यहाँ पे और उसके अलावा मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। और जितने भी स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं वो 2K21 है अभी इस वक्त हमारे पास पेश, तो 2K21 AV, फिर जो भी नंबर हो हमेशा ऐसे इस तरह से लिखा जाता है 2K20 AV और जो नंबर होगा फॉर सपोज 01 02 3 30 जो भी नंबर होगा वो ऐसे होगा, यहाँ पे नाम लिखते हैं। और यही फाइनल ईयर तक स्टूडेंट की आइडेंटिफिकेशन होती है। फॉर सपोज मेरा नंबर था 46 जब मैं पढ़ता था, तो ये मेरा नंबर हो गया। अब इसी से ही आइडेंटिफाई होऊंगा मैं पूरे 5 साल के लिए जब तक मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं होती। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट प्रोफेशनल डीवीएम फर्स्ट ईयर का है, उसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर का मिड है और उसके लिए अभी जो हमारे पास कोड है फॉर सपोज N8 101 है जिसे हम एनाटमी कहते हैं और N8 103 है जिसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, एनाटमी और हिस्टोलॉजी। तो ये कोड आ जाएंगे। उसके बाद जो है वो अभी हमारा जो सब्जेक्ट है ये पुराने हिसाब से था तो जनरल एंड सिस्टमिक एनाटमी, नहीं तो इसको वेटनरी एनाटमी 1 कहते हैं। ये कोर्स हो गया। अब जो मैंने सवाल पहला दिया था वो मैंने ये दिया है कि इनको डिफाइन करें। ठीक है, इसमें मैंने 1 2 3 4 5 डिफाइन दिए हैं। अगर मैं इसकी सीधी मार्क्स फॉर सपोज 5 रख देता हूँ तो पहला सवाल मेरा डिफाइन का हो गया। जब भी डिफाइन की बात आती है तो डिफाइन का सवाल इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता, 2 से 3 लाइन तक सिर्फ आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है कि ये है क्या। मिसाल अगर सवाल आ जाता है कि लॉन्ग बोन कौन सी है या लॉन्ग बोन्स, तो आपने जस्ट लिखना है कि लॉन्ग बोन है क्या। अब वहाँ पे ये नहीं लिखना होता कि ह्यूमरस क्या होता है या उसमें कौन सी बॉडी होती है, कौन सा हेड टेल, कुछ भी नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर क्या होती है, बस वो 2-3 लाइनों में डिफाइन करना होता है। तो सवाल की एक नौयत ये हो सकती है कि आपसे ये पूछा जाए कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, जो भी टर्म हो। अगर फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फिजियोलॉजी में छोटे छोटे टर्म आ सकते हैं कि न्यूरोफिजियोलॉजी क्या है, साइनेप्स किसको कहते हैं,
या न्यूरॉन क्या है, ये डेफिनेशंस आ सकती हैं। तो ये एक अलग है कि पहले सवाल की नौबत क्या होगी, उसके अंदर जो सवाल होगा वो होगा डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सवाल दे सकते हैं, अब लाजमी नहीं है कि ये सवाल कोई भी टीचर देगा, ये चीज़ डिपेंड करती है कि टीचर पे, कि अगर ये फॉर सपोज नहीं दे रहा तो फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरा सवाल ये होगा कि आपको आपको जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल दिया जाए, आप ब्लैंक्स को डिफाइन करें, लिखें कि ब्लैंक में क्या आएगा। ये सवाल मेरी नज़र में जो मैं समझता हूँ कि बाकियों की निस्बत में थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब यहाँ पे इसके अंदर जैसे फॉर सपोज मैंने 7 दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मार्क्स फॉर सपोज ये हो गई। अब ये चीज़ भी मतलब कंफर्म्ड नहीं होती कि भाई मैंने 2 मार्क्स का सवाल क्यों दिया, 5 का क्यों दिया, 10 का क्यों दिया। ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह से दे के 20 मार्क्स को कंप्लीट करना होता है। 0.5 मार्क्स का भी दे देते हैं कभी कभार टीचर। तो दूसरा सवाल, और दूसरी बात इस इन सवालों के अंदर किसी भी किस्म की चॉइस नहीं होती कि मतलब ये हो कि भाई 4 सवाल दिए उसमें से कोई भी 3 करें या 5 सवाल दे दिए, नहीं, ये नहीं होता। हाँ, ये चॉइस हो सकती है, जैसे डेफिनेशन से मैंने यहाँ 5 दिए, 6 दे के मैं सिर्फ ये कहूँ कि कोई भी 5 डिफाइन करे, तो आपने स्टेटमेंट को सही तरह से पढ़ना लाजमी होगा। तो दूसरा सवाल क्या हो गया कि फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स में आप ब्लैंक्स लिखे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ हम जवाब लिख देते हैं कि भाई जो मिसाल के तौर पे फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड डैश। जवाब सिर्फ क्या होगा, आपने वो लिखना होगा, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती। तो दूसरा सवाल ये आ सकता है। और उसके अलावा मैंने फर्स्ट टाइम ये सवाल दिया था कि शॉर्ट आंसर मांगे थे, और ये बहुत सारे टीचर्स ये सवाल कभी कभार करते हैं कि शॉर्ट आंसर दें। खासतौर पे हमारे पैरासाइटोलॉजी डिपार्टमेंट है, इवन न्यूट्रिशन के अंदर ये होता था, या और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो खासतौर पे ये शॉर्ट आंसर मांगते थे। कि यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ रेडियस एंड अल्ना। एनाटॉमिकली कहाँ पे होता है, सिर्फ आपने वो लिखना होगा जो जवाब होगा, लेकिन सबसे शॉर्ट जवाब। इसीलिए मैंने यहाँ पे जगह भी बना के दी थी कि आप इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। उसके बाद हाउ मेनी कार्पल बोन्स आर इन बोवाइन, इक्वाइन एंड कैनाइन। कितनी कितनी होती हैं बोन, सिर्फ उन बोन के जो है वो गिनती लिखनी है, काउंटिंग लिखनी है कि फॉर सपोज 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं, जो भी हैं आप वहाँ पे इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि इसके अंदर इतनी, इसके अंदर इतनी होती है और यहाँ पे इतनी होंगी, बस। तो इस तरह से तीसरा सवाल ये भी आ सकता है। ये मैं दोबारा कह रहा हूँ कि लाजमी नहीं कि यही सवाल रिपीट हो। किसी ने फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, मैच द फॉलोइंग दे दिया, या कोई और सवाल दे दिया, या डेफिनेशंस दे दी, लेकिन सवाल यहीं से ही होंगे, इसके बाहर मतलब नहीं होते। यही सवालों की जो है तो दूसरा सवाल ये आ सकता है, पहला डेफिनेशंस हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, या उसकी जगह पे शॉर्ट आंसर आपसे मांग लिया गया। जैसे एनाटॉमी की अगर मैं बात करूँ कि आपसे एनाटॉमी में ये सवाल हो जाए कि डॉग के अंदर जो है सर्वाइकल में कितनी बोन है, चिकन के अंदर कितनी, आपने सिर्फ उसका लिखना होगा कि कितनी होती हैं, बस। 7 होती हैं, 7 जवाब हो गया। अब उसको सर्वाइकल थोरेसिक लुम्बर या C1 C2 C3 C5 या एटलस एक्सिस ये लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ बोन कितनी है। तो ये सवाल एक एक मार्क का होता है। तो यहाँ पे 5 ये थे, तो ये तकरीबन 17 से हो गए। और इसके अलावा मैंने 3 का जो है वो एक सवाल और दिया था इसमें, जो यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन 20 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद ये मेरे पास दूसरा मिड था जो मैंने कभी न्यूट्रिशन में भी लिया था। तो ये मिड पुराना है, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मैंने डिस्कस की हुई हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं अक्सर जो है वो पेपर में, अब यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स उसी तरह से सवाल हो गया। यहाँ पे जो नया सवाल था वो ये था कि मैंने यहाँ पे MCQs मल्टीपल चॉइस दिया था कि टिक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेकिन इस सवाल में याद रखिएगा कि गलती की गुंजाइश नहीं होती, इवन किसी में भी नहीं होती कि आपने लिख के काट दिया। ये फिर या तो टीचर पे डिपेंड करता है, या तो फिर एक ही रूल चलता है कि भाई गलत है तो सबके गलत है जिन्होंने भी करेक्शन किए। अगर आपको लगा कि इसका जवाब नन है तो आपने इसे सर्किल कर दिया, या क्लियर टिक भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये कोई जॉब की टेस्ट नहीं है, एडमिशन की टेस्ट नहीं है, यहाँ पे ये चल जाएगा। लेकिन जब आप जो टिक कर रहे हैं वो क्लियर हो कि आपने कौन सा टिक किया, जैसे मैंने इस पर सर्किल किया है या टिक लगाया है, ये कर सकते हैं। अगर आपने ये 2 लगा दिए, फॉर सपोज ये जो सवाल नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर सुइटेबल फॉर हे मेकिंग,
तो मैंने पहले इसका ये सिलेक्ट किया, लेकिन अगर मैं इसको काट के हटा के फिर ये कर रहा हूँ तो ये काबिल कबूल अक्सर नहीं होता। फिर ये टीचर पे डिपेंड करता है कि अगर वो राम खा लेता है, अदरवाइज ये गलत होता है। तो एक सवाल ये हो गया। उसके अलावा एक अक्सर ये सवाल हम यूनिवर्सिटी में भी देते रहते हैं, खासतौर पे ये मैच द फॉलोइंग। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग में आप देखें कि एक तरफ ये जवाब लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ ये लिखे हुए हैं। अब मैच ये करना है कि फॉर सपोज बाजरा यहाँ पे किससे मिलता है, ठीक है, या बरसीम इस साइड के किस ऑप्शन से मिलता है। जैसे फॉर सपोज एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे लिखा होता मैच द फॉलोइंग में नंबर 1 पे पाकिस्तान और इधर लिखा होता 1947, तो ये मैच हो रहा है ना कि भाई आज़ाद हुआ होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना होगा कि यहाँ के ऑप्शन को यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, कि भाई यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के, जैसे फॉर सपोज एक यहाँ पे एक ऑप्शन है बाजरा। बाजरा किस चीज़ की टाइप है, फॉडर की। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये सी ऑप्शन पे फॉडर लिखा हुआ है, मैंने सी यहाँ पे लिख दिया। ये मेरा जवाब क्लियर हो गया कि ये मैच हो रहा है सी के साथ। या फॉर सपोज उसके अलावा जो है मेकिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप देखें कि मुख्तलिफ किस्म के ये ऑप्शंस हैं कि जो जैसे इसमें बरसीम है, तो बरसीम किससे मैच होगा, इसी तरह से हम इन सबको मैच करते जाएंगे। एक गलत हो गया तो जान लें कि दूसरा खुद ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने किसी और का ऑप्शन उठा लिया। ठीक है, या जैसे फॉर सपोज इधर लिखा हुआ है कि ये वीट ब्रान है। वीट ब्रान मोस्टली 25% तक हम यूज़ कर सकते हैं यूरिया मोलेसिस मिनरल ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैंने ई लिख दिया तो ये मैंने इसके साथ मैच कर दिया। लेकिन अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ से अगर ए मैच और सी के साथ तो यूँ लकीर लगा देते हैं, और अगर वीट ब्रान मैच हो रहा है मेकिंग के साथ तो ये लकीर लगा देते हैं। अब इसका नुकसान क्या होगा कि आपकी ये लकीरें आपस में यूं मिल जाएंगी, कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सा ऑप्शन किसके पास जा रहा है। तो सबसे बोगस और गंदा तरीका जो है वो ये है, जो आपको आगे परेशान करेगा। सबसे बेस्ट तरीका ये है, अगर आप ऐसे नहीं भी कर पा रहे तो अगर सी के सामने आपने 1 लिख दिया तो ये भी क्लियर है कि ये 1 के साथ मैच हो रहा है। तो एक सवाल का तरीका ये होता है। और तीसरा उसके अलावा जो सवाल आता है वो ये आता है, जैसे मैंने यहाँ पे कभी कभार हम टीचर्स ये सवाल भी दे देते हैं कि स्टेटमेंट गलत है, उसे अंडरलाइन इस वर्ड को करेक्ट करें। ये फिल इन द ब्लैंक्स की दूसरी टाइप है, जिसमें सवाल आता है करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड, यानी अंडरलाइन वर्ड गलत है। फॉर सपोज यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1000 ml, इसको लकीर दी हुई होगी, ये बोल्ड होगा, ये गलत है। आप इसे सही करके लिखें। तो आपने क्या करना होगा, जो जवाब होगा आप लिख देंगे कि ये फॉर सपोज 100 नहीं है, ये 500 ml है, 1000 ml नहीं है, तो ये जवाब आपका सेट हो गया। या उस सवाल को और ज़्यादा टिपिकल बनाने के लिए लिख देते हैं कि करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड इफ़ इट इज़ रॉन्ग, अगर वो गलत है तो सही करें। इससे बंदा डबल माइंडेड थोड़ा हो जाता है कि पहले तो क्लियर था कि भाई गलत है, अंडरलाइन वर्ड गलत है, उसे सही करना है, लेकिन अगर लिख दिया कि अगर गलत है तो सही करें, तो इसका मतलब ये है कि वो सही भी हो सकता है। फिर ये आपके एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप उसके किस तरह से जो है वो सेट करते हैं। तो 3 ये सवाल है, 4-5 ये टाइप है सवाल की। फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स का सवाल आ सकता है, जो यहाँ पे मैंने शायद डिस्कस नहीं किया। ट्रू फॉल्स का सवाल आ सकता है, या करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड आ सकता है, मैच द फॉलोइंग का सवाल आ सकता है, MCQs टाइप सवाल आ सकता है, या शॉर्ट आंसर। टोटल ये 6 टाइप के जो सवालात हैं, इन्हीं में से पेपर बनता है। अब जो डिपार्टमेंट बनाएगा उस टाइप के उसके सवालात होंगे, उस टाइप के जो है उसकी सेटिंग्स होंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ ये बताना था। जो भी क्वेरीज हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह 12 मई से अंदाज़न फर्स्ट ईयर के मिड हैं, तो उसमें जितनी भी कोशिश होगी ये हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।